क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी आईपीएस अधिकारी जिसने यूपीएससी में शानदार रैंक हासिल किया हो, जिसने आरामदायक पोस्टिंग के बजाय जमीन पर उतरकर काम करना चुना हो और जिसके बारे में कहा जाए कि वो घने जंगलों में हथियारबंद उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तक लीड कर चुकी हो, ऐसी अधिकारी जब सीआरपीएफ जैसी विशाल फोर्स में बड़ी जिम्मेदारी संभालती है तो उसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और डेफिनेटली आप सुनना चाहते हैं। और मैं बात कर रहा हूं लेडी सिंघम आईपीएस अधिकारी संयुक्ता पराशर की। एक ऐसा नाम जिसे कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में आयरन लेडी ऑफ आसाम कहा जाता है, सिंघम कहा जाता है। लेकिन किसी भी बड़े नाम के पीछे एक वायरल कहानी नहीं होती है, उसके पीछे होते हैं सालों की पढ़ाई, कठिन फैसले, फील्ड एक्सपीरियंस और ऐसे मौके जहां किताबों में पढ़ी लीडरशिप असली जिंदगी की परीक्षा बन जाती है। और डेफिनेटली मैं जानता हूं कि आप ये कहानी जरूर सुनना चाहते हैं। संयुक्ता पराशर का सफर इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये केवल यूपीएससी क्लियर करने की कहानी नहीं है। आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनें। ये उस सवाल की कहानी भी है कि आखिर सिविल सर्विसेज में आने के बाद आप अपनी ताकत और पोजीशन का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, कैसे आप उसको यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि यूपीएससी का रिजल्ट कहानी का अंत नहीं होता। कहा जाता है कि यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद ही असली कहानी शुरू होती है। तो बताया जाता है कि संयुक्ता की जो शुरुआती पढ़ाई गुवाहाटी में हुई, आसाम से ही थी। उसके बाद हायर एजुकेशन का सफर उन्हें दिल्ली तक लेकर आया कि भाई और पढ़ाई करनी है और ऊंचे पोस्ट पे पहुंचना है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और फिर जेएनयू से आगे की पढ़ाई शुरू की। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाती है, वहां एमए, एमफिल और पीएचडी, ये उनकी पूरी एकेडमिक जर्नी रही। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बिना पढ़ाई के यूपीएससी क्रैक कर लेंगे, अब जरा इस बात को बहुत ध्यान से सुने। अब जरा थोड़ा सा पिक्चर को और अलग टर्न से देखते हैं, अलग तरीके से। इनकी एक लंबी एकेडमिक जर्नी रही है, डिस्टिंग्विश करियर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। और फिर पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। और तीसरी तरफ अपने करियर को लेकर एक बड़ा फैसला भी उन्हें करना था कि आगे क्या जाना है। यानी मामला सिर्फ एक एग्जाम निकाल लिया जितना आसान नहीं था। 2006 में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बैठती हैं और ऑल इंडिया रैंक 85 हासिल करती हैं। जी हाँ, AIR 85 की बात कर रहा हूँ, 85। एक ऐसी रैंक जो हजारों लाखों एस्पिरेंट के लिए सपना होती है। आईएएस मिल जाएगा यहाँ, लेकिन अचानक से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। एक तो लड़की, सब लोग सोचते थे आईएएस आईएफएस लेंगी, लेकिन उन्होंने आईपीएस को अपना करियर बना लिया, पुलिस सर्विसेज को। और यही फैसला आने वाले वर्षों में उनकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा बनने वाला था। अब क्योंकि जो पुलिस सर्विस का मतलब केवल वर्दी नहीं था, ग्राउंड लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन देखना था, लॉ एंड ऑर्डर को देखना, क्राइसिस मैनेजमेंट करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात एक लड़की के लिए ऐसे इलाकों में खड़े होना जहां खतरे एकदम सामने मौजूद। घर वालों को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि आईएएस की बजाय आईपीएस क्यों चुना। तो खैर कहानी शुरू होती है, आईपीएस चुना और आसाम मेघालय कैडर को मिल जाता है। और आसाम से उनका रिश्ता केवल कैडर का नहीं था, ये उस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन उपद्रव वहां पे बचे हुए थे। वहां की जमीन, वहां की सोसाइटी, समाज, वहां की चुनौतियां, ये उनके मन में बसा हुआ। लेकिन कहते हैं ना, किसी जगह को जानना और उस जगह की पुलिस ऑफिसर बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाना, दोनों अलग अलग बातें। घर की सड़क पर जिस पर आप बचपन में खेले हो, चले हो, वही सड़क एक दिन आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बन जाए ना, तो पूरी बात बदल जाती है, नजरिया बदल जाता है इंसान का। और यही काम संयुक्ता के साथ होने जा रहा था। आसाम लंबे समय तक अलग अलग तरह की उग्रवादी गतिविधियां, सिक्योरिटी चैलेंजेस, बहुत ज्यादा दबाव, इन सबसे जूझता रहा है। और ऐसे माहौल में पुलिस ऑफिसर का काम बॉलीवुड की तरह केवल एक्शन फिल्मों की तरह नहीं होता, ये गए और ये मारा गुंडे चले गए। बॉलीवुड में म्यूजिक होता है, यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक नहीं होता, कैमरा रीटेक नहीं करता, गलत फैसला हो जाए डायरेक्टर नहीं कहता कट चलो दोबारा करेंगे। यहाँ हर फैसला रियल होता है, हर सूचना, हर इंफॉर्मेशन की कीमत होती है, हर ऑपरेशन के पीछे प्लानिंग, इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन और अपने लोगों की सेफ्टी जुड़ी होती है। और यही वो पल था जहां से संयुक्ता पराशर की वो इमेज जो है मजबूत होती है आगे चलकर, जिसकी वजह से उन्हें आयरन लेडी ऑफ आसाम का नाम मिलता है, तमगा मिलता है और सोशल मीडिया पे वो छा जाती है। डेफिनेटली इनके बारे में पढ़ा, लेकिन आज आपको बड़ी आश्चर्यजनक चीजें पता चलने लगी। और कई बार ये देखा गया कि जो पोस्टिंग के दौरान उन्होंने जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बहुत एक्टिव भूमिका निभाई, आम ग्रुप्स के साथ जंगलों में, दूर दराज के इलाकों में वो सक्रिय रही। वो ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट नहीं पढ़ती थी, वो फील्ड ऑपरेशन में चली जाती थी। कहा जाता था AK-47 लेके वो चलती हैं और घने जंगलों में अपनी टीम के साथ अंदर चली जाती। और यही वो कहानी है जो उन्हें बाकी ब्यूरोक्रेटिक प्रोफाइल से अलग कर देती। थोड़ी देर के लिए आप सभी यहां पर हैं, सोच के देखिए, घना जंगल, लड़कियां खासतौर पे सोचें, आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है, रात का वक्त है, इंफॉर्मेशन सीमित है, पता नहीं सही है कि गलत है, सामने वाला हथियार से लैस हो सकता है, आपके पास एक पूरी टीम है और आप उसकी लीडर हैं, वो अपने लीडर की तरफ देख रही है टीम। ऐसे वक्त में लीडरशिप का मतलब भाषण देना नहीं है। और यहां पर संयुक्ता पराशर के लिए जो लीडरशिप था वो मतलब है सही फैसला, सही टाइमिंग और टीम को सुरक्षित रखते हुए मिशन को पूरा करने की क्षमता। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। लोग कहते हैं कि AK-47 लेकर फील्ड ऑपरेशन में उतर जाती थी। AK-47 खतरनाक वेपन उन जंगलों में, आसाम के वर्षा वनों में। और इस तरह की जब हम कहानी सुनते हैं तो हमें एक बात समझना बहुत जरूरी होता है कि किसी भी सिक्योरिटी ऑपरेशन को केवल एक ऑफिसर की एक्शन हीरो वाली कहानी बना देना सही नहीं है। ऑपरेशन टीम वर्क से चलते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। टीम को मोटिवेट करके रखना, उन घने जंगलों में उन्हें अपने साथ लेकर चलना, इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं, लोकल पुलिस होती है, कोऑर्डिनेशन करना, सिक्योरिटी पर्सनल साथ में चलते हैं, एक कमांड स्ट्रक्चर देना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्राउंड पर मौजूद हर जवान अपना रोल सही से प्ले करे, सब लोग सुरक्षित हों, इसकी पूरा जो है जिम्मेदारी लें। इसलिए किसी ऑफिसर की लीडरशिप को समझने का बेहतर तरीका होता है कि हम उसे देखें, उसने टीम को कैसे लीड किया, डिसीजन कैसे लिए, प्रेशर को कैसे हैंडल किया। और ये हम आप और डेली लाइफ में कर सकते हैं।
आप भी किस तरीके से अपना एक डे शेड्यूल बनाते हैं। अगर हम पराशर मैम के रिपोर्ट्स की बात करें तो करीब 15 महीनों के एक दौर में उनकी अगुवाई से जुड़े अभियानों में 16 से अधिक उग्रवादी मारे गए, 64 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया उन्होंने। और ये आंकड़े बार बार उनकी प्रोफाइल में आकर जोड़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की बात है कि इंटरनेट पर किसी ऑफिसर की कहानी वायरल होते होते फैक्ट्स, हीरोइक स्टोरी, ये सब मिल जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इन कहानियों के पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और हर जिम्मेदारी की कहानी एक्साइटिंग हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये तय है कि वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो आपको मोटिवेट करनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए आप किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है क्या। और यहीं पर संयुक्ता की कहानी से एस्पिरेंट के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग निकलती है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी लर्निंग निकलती है कि यूपीएससी की तैयारी करते समय अक्सर रिजल्ट होता है कि ना जिंदगी फाइनल डेस्टिनेशन मान लेते हैं, बस यार रैंक आ जाए किसी तरीके से, बस यार आईएएस या आईपीएस मिल जाए, बस खत्म। लेकिन आपको आज से समझना पड़ेगा कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन फिनिश लाइन नहीं है, सिलेक्शन स्टार्टिंग लाइन, वहीं से जिंदगी शुरू होती है। असल परीक्षा वहीं से शुरू होती है जब आपकी टेबल पर ऐसी फाइल आती है, जब आप अपनी कुर्सी पर बैठे होंगे सेलेक्ट होने के बाद, जिससे लोगों की जिंदगियां प्रभावित होने वाली है। जब रात के 2 बजे आपका फोन बजेगा, जब सिचुएशन ना टेक्स्ट बुक की तरह साफ नहीं दिखाई पड़ेगी, बहुत ब्लरी होगी, सही है गलत है कुछ पता नहीं चल रहा है, जब डिसीजन लेने के लिए आपके पास ना 4 ऑप्शन नहीं होंगे एमसीक्यू की तरह ए बी सी डी, एक टिक मार दो, जब एक गलतियां पता नहीं कितना नुकसान कर सकती हैं। प्रीलिम्स में आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिंदगी में ऑप्शन नहीं मिलते। मेंस आपको 3 घंटे का टाइम दे देता है कि चलो भाई लिखो, ग्राउंड सिचुएशन शायद 3 मिनट भी आपको नहीं देगा, एक सनसनाती हुई गोली क्या नहीं कर सकती है। इंटरव्यू में बोर्ड पूछता है कि भाई आप ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, और सर्विस में सिचुएशन खुद सामने खड़ी होकर पूछती है अब बताओ क्या करोगे, अब बताओ सामने ये है अब क्या करोगे। और यहीं पर सिविल सर्विसेज का दूसरा फेस रिवील होता है। आपको समझना पड़ेगा इस एग्जाम का चैलेंज क्या है। और संयुक्ता की जो करियर स्टोरी है ना, केवल आसाम के फील्ड ऑपरेशन तक सीमित नहीं रही। अब इनकी बात सुनिए, कितनी बढ़िया ऑफिसर है। जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने इसकी भी जिम्मेदारी संभाली, एक करियर के नए डायमेंशन में हो जाती है। स्टेट लेवल पुलिसिंग और नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पैन इंडिया पे जाकर काम करना, एक तरफ ग्राउंड पर इमीडिएट रिस्पांस चाहिए, दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस, लिंक्स, डॉक्यूमेंट्स, नेटवर्क, इंटरनेशनल कार्टेल, इन सबसे लड़ा इन्होंने। जबरदस्त एक्सपीरियंस लिया एनआईए में, छोटी छोटी डिटेल्स को तलाशा। यहां पर आपको तेजी भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए, यानी कभी जंगल में फैसला सेकंडों में लेना और कभी इन्वेस्टिगेशन में महीनों तक एक कनेक्शन को समझना कि आखिर कौन सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, कौन सी कॉन्स्पिरेसी भारत के खिलाफ। और यही रीजन है उनकी जो ऑफिसर की प्रोफेशनल रेंज दिखाता है कि वो ग्राउंड पे भी काम कर सकता है और वो वर्ल्ड लेवल पे भी काम कर सकता है। और यही रीजन है उनको उनकी सेवाओं के लिए सम्मान मिला। अब यहां पर एक नया चैप्टर जुड़ चुका है, सीआरपीएफ की इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी स्तर की जिम्मेदारी। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये भारत के सबसे बड़े जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में से एक है। और इसकी जिम्मेदारियां कोई छोटी मोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। ये राज्य स्तर की जिम्मेदारियों से भी बड़ी होती है। इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर लॉ एंड ऑर्डर सपोर्ट तक ये सब कुछ देखते हैं। इलेक्शन ड्यूटी से लेकर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सरकार सीआरपीएफ की तरफ देखती है। यानी अलग अलग परिस्थितियों में इनके जवान देश के कठिन इलाकों में डिप्लॉय रहते हैं, पूरे देश में बहुत ही हार्श कंडीशन में। ऐसी फोर्स में सीनियर लीडरशिप केवल रैंक नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्केल ही चेंज हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्तर चेंज हो जाता है। फील्ड में एक ऑफिसर सामने मौजूद टीम को लीड करता है कि चलो भाई तुम लोग ये करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और सीनियर लेवल पर वही लीडरशिप हजारों पर्सन को प्रभावित करने वाले डिसीजन तक पहुंचा देता है। इनकी एक डिसीजन से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। कहां डिप्लॉयमेंट होगी, इनकी ट्रेनिंग कैसी होगी, कोऑर्डिनेशन कौन होगा, वेलफेयर, आखिर इनके परिवारों का, इनके बच्चों का देखभाल कौन करेगा, अगर हैजार्ड हो जाता है कौन करेगा, ऑपरेशन के लिए इनकी तैयारियां कैसे होंगी, इंटेलिजेंस कैसे गैदर होगा। और सबसे बड़ी बात है डिसीजन मेकिंग कल्चर, कि अगर ये आईजी लेवल पर है और नीचे टीम अगर डिसीजन ले रही तो कैसे लेगी। क्योंकि अच्छी लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि आपका कमांडर कितना बहादुर है। अच्छी लीडरशिप का एक पैमाना ये भी है कि उसके लोग कितने तैयार, कितने सुरक्षित हैं, और मुश्किल वक्त में सिस्टम क्या मजबूती से काम कर पाएगा, बिखर जाएगा। डिसीजन कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, और डिसीजन की जिम्मेदारी कौन ले रहा है। और यही इस बात को समझिएगा यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। कि आप में से बहुत लोग शायद अभी कमरे में बैठकर पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, शायद किसी की लक्ष्मीकांत खुली होगी, कोई इकोनॉमिक के नोट्स रिवाइज कर रहा होगा, कोई द हिंदू पढ़ रहा होगा, कोई मॉक टेस्ट में अपने 20 गलत सवाल देखकर जिंदगी के अपने फैसलों के बारे में उल्टा सीधा सोच रक्षक कर रहा होगा, कोई सोच रहा होगा यार मुझसे नहीं होगा। आप अलग अलग कंडीशन में इस समय अलग अलग सोच रहे होगे, अलग अलग जगह बैठे होंगे। लेकिन 85th रैंक तक पहुंचने वाले इस पर्सन के बारे में थोड़ा सा सोचिए। रिजल्ट से पहले भी कोई स्टूडेंट था, बुक्स थी, कंफ्यूजन था, कंपटीशन था, डर था, फेलियर का डर था, और ऐसे भी दिन रहे होंगे जब कोई प्रोग्रेस ही नहीं दिखाई पड़ी हो। और यही यूपीएससी की असली रियलिटी, ये जो फेलियर आता है, जो खुद पर डाउट होता है, उससे निकलने की कहानी। तो मोटिवेशन का सबसे बड़ा धोखा ये कि आज हम सक्सेसफुल व्यक्ति का आज हम देखते हैं, अरे आज वो क्या कर रहा है, और हम अपनी तुलना उससे करने लगते हैं। हम उसकी यूनिफॉर्म देखते हैं, अपनी किताबों का ढेर देखते हैं, हम उसकी रैंक देखते हैं, फिर अपना मॉक का स्कोर देखते हैं, अरे दैया 20 क्वेश्चन भी सही नहीं है।
और इस बीच में जो हजारों घंटे उसने अपनी फेलियर से निकलकर सक्सेस में गुजारे हैं, उसको भूल जाता है। सक्सेस ना इंस्टाग्राम रील की तरह 30 सेकंड की नहीं होती है, 35 सेकंड की नहीं होती है। ये वेब सीरीज से भी लंबी होती है। कई एपिसोड तो इसमें इतने बोरिंग होते हैं ना कि खुद हीरो भी सोचता है यार स्किप करो। लेकिन दिक्कत क्या है कि वेब सीरीज में स्किप का ऑप्शन होता है, रियल लाइफ में स्किप का ऑप्शन नहीं होता। उसमें यार स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है, आपको अपनी फेलियर से होकर गुजरना पड़ता है। तो संयुक्ता पराशर की जो कहानी है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या टफ ऑफिसर वही है जो हथियार लेकर फील्ड में दिखाई दे? शायद नहीं। असल टफनेस कई रूपों में आती है। कभी खतरे के सामने शांत रहने में, कभी गलत प्रेशर के सामने नहीं कहने में नहीं, कभी टीम की गलती की जिम्मेदारी स्वयं लेने में, कभी महीनों तक इन्वेस्टिगेशन को पेशेंस से आगे बढ़ाने, जब कोई सफलता नहीं मिल रही है, कभी पावर मिलने के बाद डिसिप्लिन बनाए रखने में। पावर मिल के लेकिन डिसिप्लिन नहीं छोड़ेंगे। यही फर्क होता है इमेज और इंस्टीट्यूशन के बीच में। ये फर्क आपको समझना चाहिए। एक ऑफिसर की वायरल फोटो हमें प्रभावित कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है, लेकिन एक मजबूत इंस्टीट्यूशन देश को सुरक्षित करता है, इस बात को याद रखिएगा। एक इनकाउंटर हेडलाइन बना सकता है कि भाई ये इनकाउंटर हेडलाइन बन गया, लेकिन बेहतर इंटेलिजेंस शायद इनकाउंटर की जरूरत ही कम कर दे, खत्म कर दे। एक गिरफ्तारी न्यूज बन सकती है, लेकिन बेहतर पॉलिसिंग कई युवाओं को हिंसा की तरफ जाने से रोक सकती है। सिक्योरिटी की सबसे बड़ी सफलता हमेशा कैमरे में नहीं दिखाई पड़ती। हम अपने घरों में सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो रात दिन काम कर रहे हैं वो अलग लेवल पे। कई बार सबसे सफल ऑपरेशन वही होता है जिसमें हिंसा होने से पहले उसे रोक दिया जाए, घटना होने से पहले उसे रोक दिया जाए। इसीलिए आयरन लेडी जैसे टाइटल बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन किसी अधिकारी को समझने के लिए टाइटल से आगे जाना होगा। उनकी एजुकेशन देखो, उनकी सर्विस चॉइस देखो। आईएएस रखा था, आईपीएस लिया, वो भी गर्ल्स के लिए, जहां बड़ा टैबूज हैं। फील्ड में AK-47 लेके आसाम के घने जंगलों में, बाढ़ग्रस्त जंगलों में फील्ड एक्सपोजर देखिए, एनआईए में काम करने का जज्बा देखिए, और फिर आज आईजी लेवल पे सीनियर कमांड तक पहुंचने का सफर देखिए। तब आपको तस्वीर दिखाई पड़ेगी उन्होंने कितनी फेलियर्स, कितनी असफलताएं, कितने साहस का परिचय दिया होगा, सब कुछ फेस किया होगा। क्योंकि करेज केवल गोली चलाने के लिए समय नहीं चाहिए। कई बार करेज ना करियर के उस पहले फैसले में तय होना चाहिए, जब आपको तय करना होता है कि जिंदगी में आसान रास्ता चुनना है या मीनिंगफुल रास्ता चुनना है। ये आज आप चुनेंगे। आप डर जाते, सर यूपीएससी बहुत कठिन है, यूपीएससी में होगा कि नहीं होगा। अब एक सवाल आपके लिए जवाब देने की कोशिश करना, अगर आपको AIR 85 मिले और आपके सामने कई करियर पॉसिबिलिटीज हैं, आईएएस है, आईपीएस, आईएफएस है, लेकिन एक रास्ता आपको उन इलाकों तक लेके जाए जहां खतरा असली हो, जिम्मेदारी भारी हो, और एक डिसीजन से सैकड़ों लोगों पर असर पड़ सकता है, आप कौन सा रास्ता चुनोगे? आप कौन सा रास्ता चुनोगे ये बताओ, आसान वाला या कठिन वाला? हमें से ज्यादा लोगों को यूनिफॉर्म का सम्मान पसंद है, लेकिन उस यूनिफॉर्म के साथ आने वाली कीमत नहीं। इसीलिए आपने देखा जो आईपीएस पा जाते हैं दोबारा आईएएस देने का कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आपके लिए कि सफलता की असली पहचान आखिर है क्या? क्या आपने कौन सी रैंक हासिल की, ये सफलता है? कितने बड़े पोस्ट तक पहुंच गए, ये सफलता है? या फिर जब आपको जिम्मेदारी मिली तो आपने उस जिम्मेदारी को कैसे निभाया, कितनी शिद्दत से निभाया, कितने दिल से उसको निभाया? और यही सवाल संयुक्ता पराशर जैसी ऑफिसर की कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रैंक आपको यूपीएससी के दरवाजे पहुंचा सकती है, लेकिन उस दरवाजे की दूसरी तरफ कैसा व्यक्तित्व बनाना, कैसी लीजेसी बनानी है, उसका जवाब किसी मार्कशीट में नहीं मिलता है। तो कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको मौका मिले तो आप आईएएस चुनेंगे, आईपीएस, और क्यों? तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो, यूपीएससी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो आप आज की कहानी को पसंद करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक करिए और मुझे फॉलो करिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसके बाद अगर लाइफ में आपको कभी चैलेंज आए, कभी आपको लगे यूपीएससी मुझसे नहीं हो पाएगा, तो अपने आप को थामना। जब आपको लगे कि ये बहुत मुश्किल है, थामना और सोचना कि मुझे अपना बेस्ट करके देना है। और सिर्फ इसलिए मत यूपीएससी की तैयारी करना कि मेरा सिलेक्शन हो, इसलिए तैयारी करना कि आपको बेस्ट ऑफिसर बनना। आज सिर्फ आप ये मत सोचो कि 2027 या 28 में एग्जाम देना है, ये भी सोचना शुरू करो कि मुझे कैसा ऑफिसर बनना है, भारत की कौन सी समस्याओं को सॉल्व करना है। और अगर ये सोचना शुरू कर दिया तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा, जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। जुड़े रहिए। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो, ये खबर अच्छी लगी हो, तो मुझे टाइम बताइए, मैं आपके सामने ऐसे जुड़कर आपसे बातचीत करता रहूंगा, आपके लाइफ में ऐसी जानकारियां लेते आऊंगा, लेकिन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। और हो रहा है देश का सबसे शानदार बैच, हर घर आईएएस, मात्र 5,000 रुपए में यूपीएससी की तैयारी का मौका, जिसमें जीएस प्री, मेन, सीसैट सब कुछ शामिल है। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।